स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। कल हमने किया था अरस्तु का जीवन परिचय। आज हम करेंगे काव्य एवं कला संबंधी विचार। यद्यपि अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, पर उसके चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। अरस्तु ने काव्य का परीक्षण न कर काव्य प्रकृति का विश्लेषण करते हुए काव्य मूल्यों की स्थापना की। उसने कविता की व्याख्या ही सर्वथा नवीन ढंग से की। उसने लिखा, कविता दो विशेष कारणों से उद्भूत अर्थात उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों कारण स्वाभाविक हैं। पहला कारण है अनुकरण और दूसरा सहज वृत्ति। मनुष्य सब कुछ अनुकरण से सीखता है और अनुकरण से आनंद की अनुभूति भी होती है। काव्य के उद्भव के मूल में सहज वृत्ति सामंजस्य अर्थात मेल और लय की है। इस सहज वृत्ति से संपन्न मनुष्य धीरे धीरे अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियों का विकास करता है, जिससे उसकी कृतियां कविता का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार अरस्तु ने कविता का जन्म मानवीय प्रकृति की सहज प्रवृत्ति से मानकर उसका जीवन से घनिष्ठ संबंध बताया है। और ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि जो वस्तु जीवन के भीतर से प्रकट होती है वह जीवन के लिए स्वाभाविक एवं महत्वपूर्ण होगी। कविता को महत्वपूर्ण और जीवन की स्वाभाविक सृष्टि मानने के साथ साथ अरस्तु ने कवि को सृष्टा भी कहा है, क्योंकि वह कथानक की सृष्टि करता है और यह कथानक ही काव्य की आत्मा है। जीवन के अनेक पक्ष और क्षेत्र होने के कारण काव्य में भी विशुद्धता और विस्तार की संभावनाएं रहती हैं, परंतु जीवन का जो रूप कविता में अंकित होता है वह अनिवार्य रूप से सत्य नहीं होता, बल्कि उसमें कल्पना की भी गुंजाइश रहती है। यही कारण है कि उसका चयन यथार्थ जीवन से करने के बावजूद वह कभी कभी कल्पित प्रतीत होता है। पर काव्य का सत्य हमेशा इतिहास के सत्य से अधिक गंभीर होता है। यदि काव्य में प्रस्तुत किया गया जीवन शैलीगत नवीनता भी लिए हुए हो तो वह और भी अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। जिस प्रकार चित्रकला के माध्यम से चित्रकार जीवन को इन तीन दृष्टियों से प्रस्तुत करता है। एक तो वह जैसा देखता है उसी रूप में, दूसरा उससे उत्तम रूप में और तीसरा उससे निकृष्ट अर्थात सबसे घटिया रूप में। उसी प्रकार कवि अपनी कृति में जीवन का चित्रण करते समय इन्हीं तीन दृष्टियों का आश्रय लेता है। इसी प्रकार अरस्तु का कहना है कि काव्य प्रकृति का एक ऐसा अनुकरण है जिसका माध्यम भाषा है और वह कलाओं के भी दो वर्ग मानता है, उपयोगी कला तथा अनुकरणात्मक कला। इतना अवश्य है कि अनुकरणात्मक कला को ललित कला कहता है और उन्हें उपयोगी कला से श्रेष्ठ मानता है। इसी प्रकार उसने ललित कलाओं में काव्य, संगीत एवं नृत्य को उत्कृष्ट यानी कि सबसे अच्छा तथा चित्र एवं मूर्ति कला को निम्न कोटि का बताया है। आज हमने अरस्तु का दूसरा पार्ट कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पढ़ा है कि अरस्तु ने कविता को नए रूप से प्रस्तुत किया है कि मनुष्य सब कुछ नकल से सीखता है और अनुभव किया कि कविता में कल्पना का स्थान अधिक होता है। उसने कला को दो भागों में विभाजित किया है। वह नृत्य और संगीत को उच्च कोटि का मानता है और मूर्ति कला और चित्रकला को निम्न कोटि का बतलाता है। धन्यवाद।